प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम, आपकी एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होती है और एनसीईआरटी ने इसको आपकी कक्षा में लगाया हुआ है। और इसमें से हम नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की अप्रत्याशित विषय क्या होता है और इस पर लेखन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति का ये एक अध्याय है जो अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित अध्याय है कि अप्रत्याशित विषय पर लेखन। तो आइए हम देखते हैं कि अप्रत्याशित विषय क्या होता है, इन विषयों पर लेखन में क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे करेंगे हम तैयारी की बहुत अच्छे से इसका लिख करके अपने आप की प्रस्तुति दे पाएंगे, अभ्यास का अभाव इसमें क्यों क्या होता है और ये लेखन क्या होता है, और लेखन की विशेष अपनी जो अलग एक मांग होती है, कौन कौन सी सावधानियां होती हैं, कौन कौन से इसमें अपने ऐसे बिंदु होते हैं जो लिखते समय ध्यान देने योग्य होता है, इन सारी चीज़ों का एक एक करके क्रमवार अध्ययन करेंगे। विचारों का सुसंगत होना है, मैं शैली का प्रयोग आदि चीज़ें निहित होती है, इसका एक एक करके विस्तार से हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है हम सबसे पहले देखेंगे कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या होता है अप्रत्याशित विषय और इस पर क्यों लेखन किया जाता है। तो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन वह है जो कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। अप्रत्याशित विषय वह लेखन होता है जो सबसे कम समय में अपने विचारों को संकलित कर करके, अर्थात जो हमारे पास संकलन होता है, जो हमारे पास शीर्षक होता है, उसको हम त्वरित तुरंत वहाँ सोचते हैं और 1 मिनट या चंद सेकंड, 1 मिनट से कम का ही टाइम लेते हैं और अपने दिल दिमाग से उसको अपने दिमाग में सारा कुछ बैठा कर करके और फिर पेज पर व्यक्त करने लगते हैं, वही अप्रत्याशित लेखन होता है। और कितनी अभिव्यक्ति, अर्थात आपकी आंतरिक शक्ति जो है, सोचने समझने की आपकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल है, ये उसकी सबसे प्रभावशाली चीज़ होती है। और कल्पना शक्ति का विकास कहाँ से होता है? ये जन्मजात नहीं होता है, ये अभ्यास से। हम पत्रिकाएं पढ़ते हैं, अत्यधिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारे पास इसका अत्यधिक जितना अभ्यास होता रहता है, तो उस अभ्यास से हमारे पास कल्पना शक्ति का और शब्द के जो प्रयोग होते हैं, शब्द का जो भंडार हमारे पास होता है, उसमें अपने आप अचानक वृद्धि हो जाती है। तो फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है। अगर ऐसा कुछ आता है, आपके मन में इस तरह की कल्पनाएं होती है कि अप्रत्याशित क्या होता है, क्यों इसको अप्रत्याशित कहते हैं, तो आप एक तरीके से यह भी जान लें कि निबंध लेखन से संबंधित जो विषय होते हैं, अर्थात जो निबंध लेखन के पारंपरिक, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, और हमारे प्रिय किसान हो गए, हमारी प्रिय पुस्तक हो गई, रामचरितमानस हो गया, तो ये परंपरागत बहुत वर्षों से ये विषय चलता चला आ रहा है और इस पर लेखन किया जाता है। वो निबंध लिखने का, निबंध का ही यह भी एक स्वरूप है, निबंध का ही एक ऐसा माध्यम है। लेकिन इसमें करना क्या होता है कि उन विषयों को छोड़ कर करके, मौलिक अर्थात छोड़ कर करके एक तरह के विषयों पर मौलिक प्रयास एवं अभ्यास से लिखना ही अप्रत्याशित लेखन है। जो शीर्षक आपके सामने हो और उस पर आप अपनी मूल
अर्थात जो आपका स्वतः अपना हो वो देने का कार्य करते हैं। और जितना अत्यधिक अभ्यास करते हैं और जितनी अच्छी आपकी लिखावट होती है वही इसको प्रभावशाली करता है। तो कहता है कि लेखन कार्य का कठिन लगना क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको उतारने का कार्य करते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपने दैनिक जीवन में तमाम तरह के क्रियाकलाप करता है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, कोई सिनेमा देखता है, कोई बाजार जाता है, कोई मदारी देखता है, कोई मूवी देखता है, कोई टीवी देखता है, कोई वीडियो गेम देखता है, आदि चीज़ें होती रहती हैं। इन अनुभवों पर वो अपने मित्रों से बातचीत करता है। उदाहरण के लिए एक ले लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, अर्थात आप ही में से कोई ऐसा बालक होगा जो एक हफ्ते या एक महीने पहले कोई मूवी देख करके आया होगा और वह फिल्म उसे इतना प्रभावित की होगी कि वो आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा। वहाँ के जो स्टॉल होंगे, वहाँ जो वो दुकानें होंगी, जैसे वो लाइन लगा करके टिकट आदि लिया होगा, उसकी जो सिनेमा हॉल की बनावट होगी, स्क्रीन का जो प्रदर्शन आदि होगा, उसे बहुत प्रभावित किया होगा। तो इन बातों को अगर उसको लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो लिख नहीं पाएगा, और अगर कह दिया जाए कि पूरे फिल्म की स्टोरी आप लिख दो तो शायद वो न लिख पाए। लेकिन अपने मित्र को बताने के लिए वह एक स्टेप भी, अर्थात पूरे 3 घंटे के फिल्मों का एक स्टेप वह नहीं छोड़ता है और एक एक करके सारा बता ले जाता है, सारा पूरी तरह से इसको व्यक्त कर देता है। उसे अगर लेख के रूप में इसको वर्णित करने को कहा जाए तो बहुत कठिन प्रतीत होगा, जबकि वह उन बातों को, जैसे जो चीज़ें उसके यथावत देखी है और उसको अगर वो बताने लगता है, उसके मस्तिष्क में वो स्टोर हो जाती है और उसी को हम त्वरित रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो वही क्या है, हमारा अप्रत्याशित लेखन है। कहता है अभ्यास का अभाव इसमें क्या होता है। तो कहता है कि इन अनुभवों के लेख की शक्ल देना तथा शब्दों के सहारे पन्नों को उकेरना ही, यह सब अधिकांश लोगों के लिए कठिन कार्य है। कहता है कोई चीज़ देख कर करके और उनको व्यक्त कर देना, अर्थात मौखिक रूप से व्यक्त कर देना तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, लेकिन उसे व्यवस्थित कर करके इस पे व्यक्त करना, पेज पे व्यक्त करना तो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही विभिन्न तरीके की प्रतीत होती है। फिर कहते हैं कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से जुड़े कुछ विषय बताइए कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो इसमें जुड़ते हैं और उन पर लेखन होता है। तो कहता है लेखन के लिए विषयों की संख्या अपरिमित हो सकती है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो सकती। जैसे आपके सामने की दीवार, सपोज दैट मान लीजिए कि आपके सामने की दीवार और उस पर टंगी घड़ी, उस दीवार के बाहर की ओर खुलता हुआ झरोखा, यही दो शब्द ले लीजिए कि दीवार की घड़ी और बाहर का झरोखा। इनके अलावा कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम होगा और फोकस अधिक स्पष्ट होगा, जैसे टीवी धारावाहिक में स्त्री और बहुत ज़रूरी है शिक्षा आदि ये विषय हैं, और इन विषयों पर लेखन करना हो सकता है कि हमारे पास त्वरित वो आता है और उसको हम कल्पना के आधार पर व्यक्त करने का कार्य करते हैं। फिर कहता है लेखन के विषय विशेष की अपनी अलग मांग है कि जो इसमें लेखन कार्य करता है वह विषय क्या चाहता है, उसकी अपनी एक अलग ही विशेषता है। तो कहता है लेखन के लिए विषयों की प्रकृति अलग होती है, जो उसकी प्रारंभिक संरचना होती है, जो नींव होती है, वह किसी चीज़ की एक नींव होती है ना, तो वैसे लेखन की भी अपनी एक नींव होती है और वह सबसे भिन्न होती है, सबसे अलग होती है और इस अलग स्वरूप को दिखाया जाता है। तो कहता है कि अपनी एक प्रकृति होती है, इसलिए इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होती है। कोई विषय तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, अर्थात कोई तर्क के आधार पर उसको प्रस्तुत करना चाहता है, तो कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा है, सुना है या देख सुन रहे हैं, उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में डाल दीजिए। जो आपके सामने घटना घटित हुई है, उन घटनाओं को आप एक रूप में व्यवस्थित करते हुए पुनः वहाँ पे रख देने का कार्य करिए। फिर कहता है कि कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी यादों को, स्मृति यादें होती हैं, कि उसको टटोलिए और अपने गए 10 साल
15 साल पीछे जाइए और किसी घटना को, किसी ऐसे मुद्दे को लाइए जो लोगों को आकर्षित करता हो, तो फिर कहता है कि कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण। जब आप ऐसे चीज़ों को लाते हैं और व्यक्ति उकसाने का कार्य करता है, तो कहता है कोई अनुभव सैद्धांतिक नजरिया जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। तो जब वो उकसाने लगता है तो इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखते हैं तो वो निबंध का रूप बन पड़ता है, संस्मरण का रूप बन पड़ता है, रेखा चित्र का रूप ले लेता है, कुछ भी, या यात्रा वृत्तांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उसे एक लेख का सामान्य नाम देना चाहिए ताकि लिखने वाले पर किसी विधा विशेष के अंतर्गत लेखन का दबाव न बन सके। अर्थात ये एक तरह का स्वतंत्र लेखन होता है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है और सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेखन के लिए, आप यहाँ बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सबसे आवश्यक कौन सी चीज़ होती है। तो कहता है कि लेखन के लिए जो लेखन कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं कि लेखन की चुनौती सामने होने पर क्या करें और कैसी कैसी चुनौतियां आपके सामने हो सकती हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। तो कहता है कि लिखने के लिए, अर्थात ये अप्रत्याशित विषय जो लेखन है, इसका दुनिया में आज तक कोई फार्मूला नहीं बना है। जैसे फिजिक्स में, जैसे केमिस्ट्री में, जैसे मैथ में आप फार्मूले के आधार पर रख कर करके और बड़े से बड़े प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर जाते हैं, ऐसा फार्मूला लिखने के लिए कोई नहीं बना है कि आप किसी सेट पर रख कर करके और उसे उस रूप में व्यक्त कर देते हैं और आपके पेज पर फैल करके वो पूरा पेज फिलअप कर देगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। यदि बना होता तो सबसे पहले कंप्यूटर हमारे मुकाबले में सबसे बेहतर साबित होता और यूं फटफट फटफट लिख करके सब कुछ रख देता। लेखन की रचनात्मकता का पूरा सम फार्मूला न होने की सच्चाई से है। इसके बाद इसके कुछ सुझाव जो लगता है कि ये सच है, तो ऐसे सुझाव इस प्रकार है। पहला, अप्रत्याशित विषय पर लेखन खुले मैदान की तरह होता है, और जिस तरह खुले मैदान में बेलगाम अर्थात बिना लगाम के घोड़े दौड़ाए जाते हैं, कूदने कुलाचने की पूरी तरह से छूट होती है। दिए गए विषय से जुड़े जो भी सार्थक और सुसंगत विचार आपके मन में हो उन्हें यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात निबंध लेखन नियमों के, और आप यहीं पे एक अप्रत्याशित विषय लेखन खुले मैदान की तरह होता है और उसमें बेलगाम घोड़े की तरह आप दौड़ते हैं। आप जैसे शब्द पाते हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके लिख देते हैं। वही निबंध क्या कहता है कि निबंध कहता है कि निबंध नियमों के बंधन से मुक्त होकर करके जो लेखन कार्य हम करते हैं वे निबंध है। तो दोनों की प्रक्रिया सेम है, दोनों एक ही ढर्रे पे। लेकिन पहले के जो निबंध की प्रणाली थी वो परंपरागत ढंग से पुराने विषयों को उठा करके रख देने के कारण इसमें कुछ नवीनता लाना चाहता है वो लेखन वर्ग, उसमें सीबीएसई कुछ नवीनता चाहती है, आपके अंदर कुछ कल्पना शक्ति को देखना चाहती है कि कितना तीव्र है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं, आपका विकास किस लेवल तक हुआ है, आदि आदि बातों को वो जानना चाहती है। इसलिए इसको इसमें समायोजित किया है। इसमें तुरंत ज्वलंत मुद्दे, समसामयिक मुद्दे आते हैं और उन पर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, जो आप पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में, आपस में घटित होने वाली घटनाओं में, अपने मोबाइल में लोगों से बातचीत के दौरान सुन रहे होते हैं, ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। फिर दूसरा है कि अस्पष्ट फोकस वाले विषय, मसलन टीवी धारावाहिक ले लीजिए कि जो अस्पष्ट फोकस वाले विषय है, सपोज टीवी धारावाहिक में जो स्त्री की भूमिका पर विचार प्रवाह थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप उसको व्यक्त कर रहे होते हैं, तब आपके जो अंतर के विचार होंगे उसको एक नियंत्रण में व्यक्त करना चाहिए। इस पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु की स्थिति हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अर्थात हमको किसी चीज़ की अर्थात अपने सामने वाले की पूरी गरिमा का ध्यान रखना होता है। किसी तरह के अपशब्द आदि का प्रयोग या किसी तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग जो वहाँ के लिए उचित न हो, कदापि नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कि बहुत खुलापन रहने वाले विषयों पर विभिन्न कोणों से विचार कर सकते हैं, जो उनमें भिन्न केंद्रित प्राकृतिक विषयों पर विचार करने के कारण स्वाभाविक रूप से कम ही होते हैं।
ऐसे विषयों को हम अपना शीर्षक बना लेते हैं। किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के मन में कई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है। कहता है जैसे सपोज दैट आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शिक्षक आपको आपकी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, और सपोज दैट इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, और आप 40 45 50 की संख्या में पढ़ रहे होते हैं। अब वो एग्जाम में आता है तो आप और सर ने एक तरह से लिखने के लिए पूरे बच्चों को बताया है, लेकिन जैसे आप वहाँ जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज, आपकी लिखावट की जो शैली है, आपकी जो माध्यम है, वे बदल जाते हैं। अर्थात सब जितने 45 40 या था 40 45 या 50 की जो श्रृंखला है बच्चों की, जो कक्षा का समूह है बच्चों का, उसमें कोई 199 पाता है, तो कोई 98 पाता है, कोई 97 पाता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे 62 50 या 50 प्लस के नियर अबाउट रहते हैं। लेकिन सब कुछ एक ही तरह से हुआ, लेकिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कि किसी व्यक्ति के मन में कई तरह से सोचने की प्रवृत्ति होती है, वह किस तरीके से उस पर कितनी गहराइयों तक जा सकता है, आदि यह चीज़ें देखने को होती है। ऐसी स्थिति में 2-3 मिनट रुककर यह सोचा जा सकता है कि किस कोण से उभरने वाले विचारों को अधिक विस्तार दिया जा सकता है। इसके उपरांत आकर्षक शुरुआत पर विचार करना चाहिए। फिर कहता है जहाँ से शुरुआत, जैसे गेट होता है, आपके घर का मुख्य द्वार होता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम घर का निर्माण करते हैं, आपने अपने अपने घरों में देखा होगा सारे लोग, कि जब हम अपने घरों का निर्माण करते हैं तो सपोज दैट हमारे घर की लागत है 30 लाख रुपए, कि हमारे पूरे घर के निर्माण में हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो गार्जियन, अभिभावक हैं, उन्होंने बजट तैयार किया कि 30 लाख में हमारा घर बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें से जो 10 लाख, बाकी 20 लाख में सारा उतना बड़ा मकान बनता है, और 10 लाख 15 लाख रुपए में सिर्फ हमारा फ्रंट तैयार होता है, गेट तैयार होता है, उसके बरामदे तैयार होते हैं, ताकि आगे का जो पोर्शन होता है वो हम प्रभावशाली बनाते हैं कि वो देख करके लोग उससे प्रभावित होंगे और हमारा सबसे विशेष होगा, सबसे अलग होगा। ऐसे ही जो लिखावट के समय उस गेट की भांति हमारा जो शुरुआती दौर होगा वो सबसे प्रभावशाली होगा, कि पाठक को यही, अर्थात जो पाठक वर्ग है उसको पढ़ते ही जांच करता, निरीक्षण करता, पाठक वर्ग जो कुछ भी हो, और जैसे ही वो इसको पढ़े वो उसको ये अपने में बांध दे, उसको प्रभावित कर दे और ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हाँ, छात्र को इसकी बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी समझ है। फिर कहते हैं वास्तव में सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का बुनियादी विषय। जब विषय पर विचार करने की सीमाएं बहुत सख्ती से तय न हो कर दी गई हों, तब सुसंबद्धता बनाए रखने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए किसी भी। अब कहता है एक बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि विचारों का सुसंगत होना क्या है, अर्थात कैसे हमारे विचार बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त होंगे, कैसे हम अपने जो आंतरिक, अर्थात जो हमारे मन में भाव उमड़ रहे हैं, इन भावों को हम कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, कैसे हम एक नया रूप दे, कैसे हम उनको एक नए तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और उन विचारों को एक नया रूप दे पाएंगे जो सलीके से सबको अच्छा लगने लगे, आदि की बातें। तो कहता है कि विवरण विवेचन की सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। हमारी कहीं गई बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हों, बल्कि उनमें तालमेल भी होना चाहिए, कि एक विचार, जैसे एक पंक्ति हमने कहा, एक वाक्य, एक सेंटेंस हमने कहा, तो जो दूसरा सेंटेंस हो उसकी तारतम्यता बराबर हो, अर्थात वो इससे मिलता जुलता हो, ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता हो। एक बात ये ध्यान देनी होती है। और एक पैराग्राफ, जो अनुच्छेद हमारा होता है, कि एक पैराग्राफ जहां हम लिख करके छोड़ते हैं, तो फिर दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ, चौथे पैराग्राफ की जो हमारी शुरुआत होती है वो ऊपर की श्रृंखला से, अर्थात जो प्रस्तावना, जो हमारा मुख्य बिंदु, जो हमारा गेट है, वहां से उसको मिलते आने हुए चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि इसमें बिखराव हुआ है, पार्ट अलग अलग हुए हैं, ऐसा पाठक वर्ग
को इसके पढ़ने और देखने से न पता चले। अर्थात अनुच्छेदों की जो तारतम्यता हो, जहां आप खत्म किए हों उससे मिलते जुलते ही बातें अगले स्टेप पर, अगले अनुच्छेद में रखनी चाहिए, तभी वो प्रभावशाली लेखन हो सकता है। फिर कहता है कि इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि लेख चाहे संस्मरणात्मक हो, रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंगतता और सुसंगत के प्रति हर लिखने वाले को सचेत होना चाहिए। अर्थात पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, पूरी तरह से उसको इसके प्रति तत्पर रहना चाहिए और पूरी तरह से उसकी तैयारी रहनी चाहिए। फिर कहता है कि यद्यप हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती है, फिर भी हमें इनके प्रति सचेत रहना चाहिए। फिर कहता है मैं की शैली का प्रयोग, कि समांतर निबंध या आलेख प्रश्नोत्तर में मैं शैली का प्रयोग की मनाही होती है। अर्थात मैं जो शब्द होता है इसकी मनाही होती है, वही इस तरह के लेखन में इसका खूब प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ विषय की प्रकृति में निहित होती है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठा और लेखक के विचारों की छाप होनी चाहिए। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक न माना जाता हो, पर यहाँ उसके प्रयोग की मनाही नहीं होती है। फिर कहता है अप्रत्याशित विषय पर लेखन के उदाहरण कि कैसे दिए जा सकते हैं, कैसे ये हमारे अप्रत्याशित विषय बनते हैं और कहाँ से इन पे मैटर मिलता है। तो कहता है कि अप्रत्याशित विषय पर लेखन के एक दो उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो कहता है कि आपके कमरे की, आपके सामने की दीवार की घड़ी और एक खुला हुआ विषय है। इस प्रस्तावित विषय पर संकलित कोई सीमा नहीं दी गई है कि आप इसको 100 शब्दों में लिखेंगे, 150 शब्दों में लिखेंगे, ऐसा कोई मानक नहीं है। इस विषय पर अपने मन में उठने वाले विचारों को सुसंगत तरीके से शब्दबद्ध कर दीजिए। अर्थात आप बहुत अच्छे रूप में इसको वर्णित कर दीजिए। तो इस विषय से संबंधित 3 उदाहरण कि कैसे कैसे हो सकते हैं, 3 उदाहरण जो दिया गया है नीचे, आप उसको बखूबी देख सकते हैं। पहला है दीवार घड़ी। पहला बच्चा लिखने का कार्य करता है कि उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है और घड़ियों की यह दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। अर्थात लिखने की जब शुरुआत होती है तो कैसे उसका हम क्रमबद्ध उसका विस्तार देते हैं और कैसे उसमें एक एक स्टेप वाइज हम बढ़ते जाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। कि उसे देखते ही, पहला दीवार घड़ी आपके सामने है और उस विषय पर आपको लेखन करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो कहता है उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। देखिए कल्पना कितनी प्रबल होती है, आकर्षण उसका कि लोगों को आकर्षित करने के लिए वो विषय चुनता है और उस पर लेखन का कार्य करता है और उसको कितना प्रभावशाली बनाता है। हर तरफ भांत भांत की घंटियां टंगी हैं। कहता है कि चारों तरफ भांत भांत की घंटियां टंगी हुई घड़ियां टंगी हुई है। 12 बजने ही वाले हैं। ज्यों ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ा ही मनीखेज है, घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं और वह एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज़ उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसको मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। अच्छा देखो कितनी लास्ट की लाइन जो है वह कितनी प्रभावशाली है कि ये घड़ी कहीं आती जाती नहीं है, हमारी आपकी तरह कहीं नहीं आती जाती है, कुछ भी नहीं खरीदती बेचती है, कुछ भी नहीं खाती पहनती है, लेकिन उसके बावजूद भी यह गतिशील है, एक जगह स्थिर होकर के चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। फिर कहता है दूसरा, वहीं पे व्यक्ति कहता है दूसरा बच्चा लिखने का, वह मेरे ठीक सामने है। दीवार की घड़ी दूसरे नज़रिए से उसका क्या है, तो कहता है वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सारे टंगी हुई कील दिखती नहीं। इसका मतलब यह कि कील पर उसे टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन
तर्कशास्त्रियों ने तर्क अनुमान को भी प्रमाण की श्रेणी में रखा था। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे ही टंगी है। वो प्रश्नवाचक कर देता है और एक स्टेप के बाद एक स्टेप, अर्थात जैसे आप फिल्म देख रहे होते हैं और फिल्म में आप को जैसे 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 आप देखते चलते चले जाते हैं तो एक फ्लैशबैक तकनीकी होती है और एक फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकी होती है। तो आपने देखा होगा कभी कभी फिल्म की शुरुआत होती है तो जो नायक उसका होता है, जो हीरो होता है, उसके ऊपर जो घटनाएं घटित हुई रहती हैं उसको पहले ही दिखा दिया जाता है और फिर उसको रिव्यू के बाद कि कैसे वो बड़ा पला, उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, और फिर वो अंत दिखा करके फिर शुरू वो सोच रहा होता है और हम फिल्म में देख रहे होते हैं। और कभी कभी शुरू से ही देखने को मिलता है। तो वो ऐसे जो असमंजस की घड़ियां होती हैं, वो फिल्म क्या होती है, हमको 3 घंटे बांधे रहती है अपने आप में, हमको उबने नहीं देती है। उस दौरान हमें ना भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं आती, हम पूरी तरह से एकटक होकर के उसी के होकर के रहते हैं। ऐसी ही शैली इसमें भी विकसित की जाती है कि जब पाठक वर्ग इसको पढ़ने बैठे तो एक स्टेप के बाद एक, अर्थात एक वाक्य के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह असमंजस में बांधते चलते चले जाएं कि वो उसको पूरी तरह से कैद कर ले, पूरी तरह से बांध ले और उसे किसी भी तरह अलगाव की स्थिति न प्रतीत हो। ऐसे लेखन को अप्रत्याशित लेखन कहते हैं। फिर तीसरे बच्चे की जो अपना व्यू है, जो अपना नज़रिया है, वो आप देखेंगे कि वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई, बिल्कुल स्थिर अपनी जगह पर, पता नहीं कब से पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती और दोनों तरह के भाषा भाषी उसकी पचाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। अब आप देखते होंगे कि तीनों शैलियाँ क्लास में, जैसे हमने उदाहरण दिया कि 40 बच्चे की संख्या एक प्रश्न का उत्तर अपने अपने तौर से देने का कार्य करते हैं। जो उनके तरीके हैं, जो उनके माध्यम हैं, वो अपने अपने बड़े भिन्न तरीके हैं और वो अपने अपने माध्यम से इसको व्यक्त करने का कार्य करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि एक ही शीर्षक हमारा है और जो लिखावट बच्चों की है वह अपने भिन्न भिन्न तरीकों से दिखाई देती है। अब कहता है उदाहरण से पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनमें पहला मुख्यतः, अर्थात हमने तीनों को जो पढ़ा और तीनों के निष्कर्ष को देखा कि तो हमें एक चीज़ ज्ञात होती है कि पहला मुख्यतः स्मृति पर आधारित है। अर्थात जो पहला लेखन घड़ी का है, जो नायक नायिका की कल्पना के माध्यम से लिखने का कार्य करता है, तो वो स्मृति अर्थात अपनी यादों पर, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्मृतियाँ पाठक को दिलचस्प जान पड़े तथा उनमें एक दो वाक्यों में ऐसा सार निकल जाए जो एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाली सत्य की ओर इशारा करने लगे। एक निश्चित पृथ्वी के एक निश्चित भूभाग पर रियलाइजेशन करता हो, महसूस लोगों को कराता हो कि वाकई ऐसा ही है, इस तरह का यथार्थ बोध से उनको अवगत कराता हो। और दूसरा है कि दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज वाला है कि ऐसा हो सकता है, प्रश्नवाचक कि इस तरह का हुआ होगा, कि दार्शनिक मिजाज है जिसमें लेखक दीवार घड़ी देखकर रोजमर्रा की छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठकर उन गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक कमजोर धागे से जुड़े हुए हैं। ये दार्शनिक शैली देखने को मिलती है। और तीसरा नमूना जो है वो अवलोकन आधारित है, अर्थात उसका मूल्यांकन करता है, उसको देख करके वो वर्णित करता है, वो महसूस करता है, जिसमें लेखक ने उसकी खूबसूरती को, उसकी गति को, उसकी आवाज़ के टंगे होने के अंदाज आदि को टिप्पणी का विषय बनाया है और इस पर लिखने का अपना कार्य किया है। तो एक मुख्यतः स्मृति आधारित है, एक मुख्यतः दार्शनिक आधारित है और तीसरा जो है वो आलोचना अवलोकन मात्र है जो किसी चीज़ को देख करके लिखने का कार्य करता है। अब कहता है कि एक और ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने हो सकता है कि ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर लेख आ सकते हैं और वो कैसे हो सकते हैं, उनके अपने क्या स्वरूप है। तो कहता है कि इस तरह के विषय मसलन जातिवाद का जहर, जो सबसे बड़ा अपने पृथ्वी पर है, जातिवाद का जहर पर लिखने के लिए उससे विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपनाई जा सकती है। कहता है इसमें कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाई जाएगी। यह एक अत्यंत ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जिसमें ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की जरूरत। अभी उपयुक्त में आपने कल्पना किया, अब आपको तर्क के माध्यम से, बड़े बड़े विद्वतों के मत के माध्यम से इसको सुलझाना पड़ेगा, तब जाकर के ये लेखन जो होगा वो लेखन प्रभावशाली होगा। इस विषय के लेखन का उदाहरण
निम्नलिखित है। कहता है कि इसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है कि जातिवाद का जहर शीर्षक है, और इस विषय पर आप अप्रत्याशित लेखन कर रहे हैं। अप्रत्याशित लेखन निबंध का ही स्वरूप है, निबंध शैली में इसको वर्णित किया जाता है, और निबंध के ही माध्यम को, लेकिन बस इतनी सी इसमें बारीकियां बरती गई है कि इसमें समसामयिक विषय का चयन किया जाता है, इसे अप्रत्याशित लेखन कहते हैं। तो जातिवाद का जहर शीर्षक है, और उस पर लिखने का कार्य होता है कि जहर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है, और अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता के कारण वह ऐसा न कर पाए, तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल पुथल मचाकर उसे अशक्त और बीमार तो बना ही देता है। कहता है जहर जो है वह जीवित व्यक्ति को मौत की नींद सुला देता है। अगर आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता, अगर आपके शारीरिक स्वभाव पूरी तरह प्रबल है, और आपके सारे जो बॉडी के आंतरिक पार्ट्स हैं वो मजबूत हैं, काम करने के प्रति तेज हैं, अगर वो जहर को मात दे देते हैं, तो ये अंदर के उन पार्ट्स को पूरी तरह से भयंकर तरीके से उथल पुथल मचा करके एकदम आपको अस्वस्थ कर देता है, अंदर से एकदम कमजोर कर देता है। मानव समाज जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसे ही जहर का काम किया है, और जिस तरह जहर की भूमिका हमारे शरीर में होती है, वैसे हमारे समाज में, अर्थात इस मानव समाज में लोगों ने जातिवाद नामक जहर फैला कर करके और उनको इसी तरह इस व्यथा से पीड़ित कर दिया है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल हो यह विचार जन्मना जाति व्यवस्था में परिणित हो जाएगा, और इसके चलते गर्भ में शिशु के आते उसकी नियत तय हो जाया करेगी। ऐसा कभी नहीं तय वो सोचा गया था। उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा हो कि वे जो बीज बो रहे हैं उससे ऐसा विश्व वृक्ष निकलेगा जो आगे हजारों सालों तक गैर बराबरी और शोषण उत्पीड़न का आधार बनकर समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा। ऐसी कभी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। तो इसकी जो लिखावट है, इसका जो अपना लेखन है, वह एक अलग ठहरे को ले जाता है, और इसमें तमाम मानव विरोधी और ऐसे विश्वस्त लोगों के अपने वक्तव्यों को दे करके आपको साबित करना होगा, और ऐसे लेखों के माध्यम से, ऐसे अपने विचारों के माध्यम से, ऐसे तर्कों के माध्यम से कि जो पाठक वर्ग हो, जो निरीक्षण करता हो, वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि हाँ, आपने जो लिखा है इस ज्वलंत मुद्दे पे वाकई वो अच्छा है, और बच्चा वास्तविक रूप से काल्पनिक है, और वो जरूर कुछ कर सकता है, उसके पास उसका बुद्ध विवेक जो है बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। फिर आपकी इस कल्पना शक्ति को प्रखर बनाने के लिए वो कुछ अधूरे वाक्य देख करके पूछना चाहता है, और कहता है कि हम नया नया लिखने वाले, एक वाक्य देता है कि हम नया सोचने लिखने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि, तो कहता है क्योंकि हमें यह चुनौती जैसा लगने लगता है। फिर कहता है लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास नहीं होता, क्योंकि दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने से हमारी बुरी आदत है। हम पहले धर्रे पे जो निबंध लिखा जाता था, हम कालिदास को पढ़ लेते थे, तुलसीदास को पढ़ लेते थे, होली दिवाली को पढ़ लेते थे, भारतीय कृषक जीवन पढ़ लेते थे, अपने ऋतुएं पढ़ लेते थे, मौसम के विषय में पढ़ लेते थे, पर्यावरण पढ़ लेते थे। आगामी परीक्षाओं में वही आता था, रटी रटाई चीज़ें आकर के हम लिख देते थे। तो इसमें वो परिवर्तन करना चाहता है, और आपको काल्पनिक रूप से एकदम सशक्त मजबूत बनाना चाहता है, और बना करके इसको इसमें संकलित करता है, और लेखन को व्यवस्थित बनाने का कार्य करता है। सपोज दैट आपको शीर्षक दिए जाते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से 200-300 शब्दों में लेख लिखिए, कि झरोखे से बाहर, और या फिर अभी ले लीजिए आज का मौसम जो है कि सावन की पहली झड़ी, या एक और शीर्षक ले सकते हैं कि इम्तहान के दिन, जो आपकी परीक्षा होती है, और परीक्षा के दिन आप अपने आप को कैसे पाते हैं, सावन की पहली झड़ी का क्या असर आप देखते हैं गांव के परिवेश में या शहरों के परिवेश में, झरोखे से बाहर का दृश्य आपको कितना प्रभावशाली करता है, ये आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आदि आदि की बातें निहित होती है, और उन पर लेखन कार्य जो किया जाता है वह सबसे प्रभावशाली होता है। फिर कहते हैं दिया और तूफान, एक और ज्वलंत मुद्दा अगर दे दिया जाए आपको कि दिया और तूफान, फिर दे दिया जाए मेरे मोहल्ले का चौराहा, या फिर मेरा प्रिय टाइम पास, या फिर एक कामकाजी औरत की शाम,
सपोज दैट किसी व्यक्ति विशेष को आप देख रहे होते हैं और वो आपको बहुत प्रभावित करता है, उसी को अगर आप में दे दिया जाए उनकी दिनचर्या का वर्णन करने के लिए, तो फिर क्या होगा, किस तरह आप लेखन करेंगे, ऐसी ऐसी बातों को देखने का कार्य करते हैं। अगर इस पे कुछ प्रश्न देखें कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो इस पे प्रश्न हो सकता है कि अप्रत्याशित विषय पर लेखन से आप क्या समझते हैं। तो अप्रत्याशित विषय पर लेखन का आशय कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने की चुनौती है। फिर अगर पूछा जाए कि विचारों को लेख की शक्ल देने में क्या कठिनाई आती है, तब कहते हैं विचारों को लेख की शक्ल देने में इसलिए कठिनाई आती है कि लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं किए होते हैं, अर्थात वो उनके पास स्व की अपनी अभिव्यक्ति नहीं होती है और अभ्यास नहीं रहता है, इसलिए उनके पास इस तरह की समस्याएं आती है। फिर अगर है कि लोग प्रायः रटंत पर निर्भर रहते हैं। रटंत का क्या आशय है कि रटंत का आशय है कि दूसरे के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने को हम रटंत विद्या कहते हैं, और ये बहुत क्षणिक होती है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका संबंध नहीं होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लेखन शुरू करने से पूर्व क्या करना चाहिए। तो लेखन शुरू करने से पूर्व 2-3 मिनट रुककर यह तय कर लेना चाहिए कि हम उसमें किस कोण से उभरने वाले विचारों का विस्तार दे सकते हैं। इसके बाद अच्छी शुरुआत पर विचार करना चाहिए। कहते हैं कि आप 2-3 मिनट रुकिए, उस शीर्षक को पढ़िए और अंदर से खूब अच्छे से सोचने का कार्य करिए। फिर आप लेखनी जैसे करने जाते हो तो सेंटेंस अपने दिमाग में जब बैठा लीजिए और उसको अपने मन मस्तिष्क में जब रिपीट कर लीजिए, तब ही अपनी कॉपी पर उकेरने का कार्य करिए, तभी व्यक्त करिए, नहीं तो नहीं करिए, वरना वो सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर कहता है लेखन का अक्षम्य दोष किसे माना जाता है। तो कहता है कि लेखन का अक्षम्य दोष उस बात को माना जाता है जब लेखक की ही दो बातें का आपस में तालमेल ना हो और वे एक दूसरे का खंडन करती हुई प्रतीत होती हैं। फिर कहता है कि अप्रत्याशित विषयों में लेखन में मय शैली पर प्रतिबंध क्यों नहीं होता है। तो कहता है अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मय शैली पर इसलिए प्रतिबंध नहीं होता है क्योंकि इसमें लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के दायित्व की स्पष्ट झलक मिलती रहती है, इसलिए इसका विरोध नहीं होता है। इस तरह के अपने विभिन्न बातें हो सकती है और इस तरह से आप उसको अगर करने का कार्य करते हैं तो मुझे पूरा का विश्वास है कि 5 नंबर के इस अप्रत्याशित विषय में आप पूरी तरह से 5 में 5 पा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अभ्यास में लाने का कार्य करिए, और जो चीज़ देखिए, समझिए, पढ़िए, उसको ध्यान से आप करिए तो वाकई आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छे नंबर्स पाएंगे। ये आपसे कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी लिखावट को अच्छी करिए, अपनी कल्पना शक्ति को अच्छी करिए और विषय पर त्वरित सोचने का कार्य करिए तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।